स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं ब्रजभूषण अवस्थी कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने इशू ऑफ शेयर्स के मैटर को पूरा कंप्लीट किया था। अब हम चलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो कंपनी एक्ट के अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि कोई भी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी दो प्रकार की अंश पूंजी रख सकती है, राइट। वो कौन कौन से प्रकार हैं? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इन दो प्रकार के शेयर्स इशू कर सकती है और उससे वो कैपिटल मैनेज कर सकती है। बट एक चीज ध्यान रखें कि प्रेफरेंस शेयर तब इशू होगा जब इक्विटी इशू किया जा चुका होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इनिशियल रूप से प्रारंभिक तौर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल होती है, उसका एक निश्चित समय के बाद या मध्य में उनको रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर कोई रह नहीं जाएंगे, जबकि कहा जाता है शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो जब ओनर ही नहीं होंगे तो कंपनी काहेगी। इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ या उनके बाद शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इशू किए जा सकते हैं, ओके। यहीं पर अब बात आती है कि ये प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं, इनको प्रेफरेंस शेयर क्यों कहा जाता है, राइट। तो मूल रूप से इनके क्या हैं, दो प्राथमिकताएं होती हैं। एक प्राथमिकता ये है कि इनको निश्चित दर से समता अंशों से पूर्व लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है, ठीक है ना। एक तो ये निश्चित दर से, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब प्रेफरेंस शेयर्स लिखे होते तो 5% प्रेफरेंस शेयर, 6% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, तो जो उनके आगे लिखा हुआ प्रतिशत होता है उस प्रतिशत से उनको डिविडेंड पाने का हक होता है, राइट। ध्यान रखना कि वो हक जो है वो समता अंशों को लाभांश बांटने से पहले, ध्यान रहे कि जब कंपनी प्रॉफिट की दशा में है, ओके। दूसरा, समापन की दशा में समता अंश पूंजी भुगतान से पूर्व पूंजी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। तो ये इनके मूल पूर्वाधिकार होते हैं। निश्चित प्रतिशत से डिविडेंड समता अंशों से पहले पाने का अधिकार। कंपनी यदि समापन की स्थिति में जा रही है तो और उसके पास कैपिटल रिटर्न करने के लिए पर्याप्त धन है तो सबसे पहले पर्याप्त है या अपर्याप्त है
कुछ बचा है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल रिटर्न कर दी जाएगी। यदि कुछ बचता है तो इक्विटी समता को मिलेगा, और यदि कुछ नहीं बचता है तो समता को कुछ नहीं मिलेगा। राइट, क्लियर। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं, उनके ऊपर क्या प्राथमिकताएं हैं, वो ये दो चीजें दर्शाती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, अब इसी के साथ हम इनके काइंड को समझ लें, टाइप्स ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। ध्यान रहे कि इनके नोट्स यदि आपको प्राप्त करना है तो इसी कॉमर्स विद बीवी अवस्थी चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से आप नोट्स पा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें कुछ खास नहीं है। एक तो ये कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और इसी में होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मीन्स जो एक निश्चित समय के उपरांत या निश्चित समय के मध्य में इनको पुनः भुगतान कर दिया जाए, इनके कैपिटल को वापस कर दिया जाए, तो वे रिडीमेबल कहलाते हैं। इररिडीमेबल वो हैं जिनका रिडेम्पशन नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि अब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रतिबंध है इशू करने पर। कंपनी लॉ ने इनको प्रोहिबिट कर रखा है, रोक लगा रखी है। इररिडीमेबल शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी। राइट। तो नेक्स्ट आता है रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान रहे क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करिए कंपनी 5% प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का दायित्व है कि प्रॉफिट की दशा में उसे 5% का डिविडेंड भुगतान करे। लेकिन बात महत्वपूर्ण है कि प्रॉफिट की दशा में, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड कैसा। तो यदि किन्हीं वर्षों में कंपनी के पास, कंपनी लॉस में है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ओके, ऐसी दशा में प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, मान लिया कि ये 2012 की बात है, जब 2013 में आया तो उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूं, तो जब 2013 में डिविडेंड की बात आएगी तो 2012 और +13 दोनों का मिला करके 2013 में पेमेंट कर दिया जाएगा। ऐसे और भी वर्ष हो सकती, 14 में तो 12-13 मिला करके दे दिया जाएगा। मीन्स जो अनपेड डिविडेंड है वो कंपनी जब सक्षम होगी डिविडेंड का पेमेंट करने में तो उस बैलेंस एरियर ऑफ डिविडेंड्स का पेमेंट साथ में करेगी। ऐसे शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। राइट। नॉन क्यूमुलेटिव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसमें मान लिया 2012 में प्राप्त नहीं हो पाएगा, हुआ तो नहीं हो पाया। अब जब 13 आया तो सिर्फ 13 का पेमेंट होगा, 12 का नहीं। ठीक है, ये नॉन क्यूमुलेटिव की कंडीशन है। ओके, अब ठीक है, नेक्स्ट आता है, तीसरा है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, कन्वर्टेबल
और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया गया तो उनको एक ऑप्शन दिया गया कि एक निश्चित समय के उपरांत आपकी इच्छा से इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल में बदल दिया जाएगा। तो ये कन्वर्टेबल हुए, और जिनको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया वो नॉन कन्वर्टेबल है, राइट। जो कन्वर्ट करने की कंडीशन में हैं वो कन्वर्टेबल है, जरूरी नहीं है, एज पर परमिशन ऑफ द शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर चाहता है कि हमारे अंशों को कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दी जाती है, राइट। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स, अब बात आती पार्टिसिपेटिंग क्या चीज है। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को ये मूल रूप से ये दो प्राथमिकताएं हैं कि निश्चित दर से क्षमता अंशों से पूर्व लाभांश पाने का और समापन की दशा में समता अंशों के भुगतान से पूर्व पूंजी प्राप्त करने का अधिकार। ये दो तो मूल प्राथमिकताएं हैं ही, वो सभी के साथ लागू हैं, सारे प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में। यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि जैसे सपोज करिए कि कंपनी के पास एक सफिशिएंट प्रॉफिट है, उसने प्रेफरेंस शेयर्स को निश्चित दर से डिविडेंड का भुगतान कर दिया। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया तो इक्विटी शेयर को पेमेंट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद भी यदि कुछ प्रॉफिट बचता है, ओके, तो सामान्य रूप से तो ये कहा जाता है कि वो सारे प्रॉफिट्स के ऊपर राइट किसका है, इक्विटी शेयर हो। लेकिन यदि उस बचे हुए प्रॉफिट के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स को भी अधिकार दे दिया जाता है तो ऐसे शेयर होल्डर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं, ठीक है। बचे हुए प्रॉफिट पर भी इनको अधिकार प्राप्त होता है तो वो पार्टिसिपेटिंग है। यहीं पर क्षमता, ये समापन की दशा में पूंजी वापस हो गई, इक्विटी की भी और प्रेफरेंस की भी, उसके बाद भी सरप्लस बच जाता है तो सामान्य रूप से तो इक्विटी का हक बनता है। लेकिन यदि उस बचे हुए सरप्लस के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अधिकार प्राप्त करा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। मीन्स दोनों दशाओं में, सरप्लस प्रॉफिट की दशा में एडिशनल डिविडेंड पाने का अधिकार, दूसरा पूंजी पुनर्भुगतान के बाद बचे हुए सरप्लस में भी प्रेफरेंस शेयर्स को प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। जिनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में जब तक ये कहा न जाए कि ये पार्टिसिपेटिंग हैं तब तक उन्हें नॉन पार्टिसिपेटिंग माना जाएगा। इसी प्रकार से क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव की कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है या नॉन क्युमुलेटिव, ये क्वेश्चन नहीं बोलता है कुछ तो उसको क्युमुलेटिव माना जाता है, ठीक है, क्युमुलेटिव माना जाता है। क्लियर। तो ये इसके सामान्य से प्रकार बनते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी में अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ रिडेम्पशन। इनके रिडेम्पशन का पीरियड क्या होता है, तो मूलतः दो प्रकार से। एक तो 20 वर्ष है, अधिकतम अवधि 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं करेगी, बट
दूसरी कंडीशन में कहा गया कि यदि कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई है, आधारभूत योजना में है, आधारभूत परियोजना में संलग्न होने की दशा में इसका पीरियड 30 वर्ष तक हो जाता है। ये 20 की जगह पर 30 वर्ष इनको समय दे दिया गया कि उनका रिडेम्पशन आप 30 वर्ष तक कर सकें। ओके, तो पीरियड हो गया कि अधिकतम अवधि क्या है, 20 वर्ष। आधारभूत परियोजना में संलग्न कंपनियों को 30 वर्ष की अवधि, आधारभूत परियोजना में संलग्न होने की दशा में उन्हें 30 वर्ष की अवधि दे दी जाती है कि वो रिडेम्पशन कर सकेंगे। राइट, अब हम चलते हैं, ध्यान रहे कि ये जो नोट्स मैं डाल दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यदि आपको ये चाहिए हैं तो कॉमर्स विद बीवी अवस्थी टेलीग्राम चैनल पर को ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रिडेम्पशन में क्या है, एक तो आता है आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको ज्यादा अच्छा है कि हम कह लें आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जिससे कंपनी अपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। विभाज्य लाभ उसको कहते हैं, ऐसा लाभ जिससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, जैसे जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कंटिजेंसी रिजर्व है। ओके, वो प्रॉफिट जो जिनसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है वो डिविजिबल प्रॉफिट है। तो एक तो उससे रिडेम्पशन कर सकती है, दूसरा बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, ठीक है ना, कि वो रिडेम्पशन करने के लिए फंड मैनेज कर रही है, तो नए शेयर्स इशू कर लिया, फंड मिल गया और उस फंड से उसने ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। ठीक है, तीसरा होता है पार्टली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, कुछ अंश इश्यू कर दिए और कुछ रिडेम्पशन के लिए डिविजिबल प्रॉफिट का उपयोग कर लिया। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट आता है फोर बाय कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्ट करके रिडेम्पशन कर दिया जाए, यानी कि उनको इक्विटी में बदल दिया जाए। ओके, तो ये उसके सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। दूसरा होता है बाय इशूइंग ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर दोनों इशू कर सकती है, वहाँ पर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इक्विटी ही इशू करेंगे या प्रेफरेंस ही इशू करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। कुछ प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया, कुछ प्रॉफिट का उपयोग कर लिया। ओके, और चौथा है कि उनको कन्वर्ट कर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में बदल दिया गया। ओके, तो ये हैं अब सोर्स ऑफ रिडेम्पशन। अब जरा हम इनके कंडीशन पर चलते हैं।
कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन। कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन क्या है? एक तो ये, यहां पर इनको सीरियसली देखिएगा, रिडेम्पशन किन प्रेफरेंस शेयर्स का हो सकता है? जो फुल्ली पेड होंगे, ओनली रिडेम्पशन किया जा सकता है केवल फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का, फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडेम्पशन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो पार्टली पेड अप है, तो जो पार्टली पेड अप है तो उन अंशों से पहले जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल कर लिया जाए, कॉल करके वो फुल्ली पेड बन जाए। जब फुल्ली पेड बन जाए तब हम उनका रिडेम्पशन कर सकते हैं, राइट। पार्टली पेड का रिडेम्पशन नहीं किया जाता। दूसरी बात में ये है कि यदि रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि रिडेम्पशन आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट रिडेम्पशन में उपयोग किया जाएगा, या ये कह लीजिए कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है उनकी फेस वैल्यू क्या है, यानी कि अंकित मूल्य क्या है, उस अंकित मूल्य के बराबर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाएगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाएगा। जैसे सपोज तो क्या लिखेंगे, यदि शोधन विभाज्य लाभों से किया जाता है तो शोधित पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य के बराबर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाए। ठीक है ना। जितने शेयर्स को हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडेम्पशन करेंगे तो उनके अंकित मूल्य के बराबर हम प्रॉफिट को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करके ये अकाउंट क्रिएट करेंगे, राइट। तीसरी बात, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की व्यवस्था आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और सिक्योरिटी प्रीमियम से की जाए। ठीक है ना। रिडेम्पशन करने से पूर्व रिडेम्पशन
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की व्यवस्था आउट ऑफ प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट से की जाए, या यदि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम उपलब्ध है तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको उसकी व्यवस्था की जाए। राइट। अब ये है क्लियर, ये मूलतः 3 पॉइंट्स आते हैं। अब इसी में एक फैक्ट और आता है जिसको समझ लेना चाहिए कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का उपयोग क्या है। ठीक है ना, तो ये इस कंडीशन में तो ये आता है, लेकिन समझ लें आप, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का उपयोग सिर्फ एक होता है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करने में। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो बचा हुआ प्रॉफिट है, वाकई उस प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका था? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और वो उसका प्रयोग कहाँ कर लिया गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिडेम्पशन में। तो सामान्य रूप से उनका अधिकार मारा गया, जो कि उचित नहीं है लॉ के अनुसार। उनको तो एक निश्चित रेट ऑफ प्रतिशत से डिविडेंड प्राप्त हो चुका था, और बचा हुआ प्रॉफिट जो था उस पर इक्विटी का हक बनता था, लेकिन हक उनका खत्म कर दिया गया, उसका हमने रिडेम्पशन में यूज कर लिया। तो उनका अधिकार न मारा जा पाए, इसके लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जनरेट कर दिया जाता है। और इस रिडेम्पशन रिजर्व का जब भी उपयोग किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करके ही किया जाएगा। तो इससे क्या होगा? जब भी इसका यूज होगा तो फुल्ली पेड अप एक बोनस शेयर्स इशू हो जाएंगे, और शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अधिकार उनका कंपनी पर बड़ा हो जाएगा। तो चाहे हमने डिविडेंड दे करके उन्हें लाभान्वित किया, या उनकी पूंजी बढ़ा करके हमने लाभान्वित किया, ओके, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। इसलिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का बनाया जाना आवश्यक है जब हम प्रॉफिट का प्रयोग शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन में कर रहे होते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है ना? डिविजिबल प्रॉफिट्स, अब डिविजिबल प्रॉफिट्स में जैसे आता है जनरल रिजर्व है, और बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है, इंश्योरेंस फंड, और है कंटिजेंसी रिजर्व, ओके। और क्या हो सकता है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि कोई एम्प्लॉय हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको कंपनसेट किया जाए। ठीक है ना, मान लिया जिस स्थिति में हम ये ऐसा कर रहे हैं, ज़रूरत है, तो वहाँ पर तब तक कोई भी यदि कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उस फंड से उस लायबिलिटी को माइनस करके जो अवशेष बच जाता है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। यही चीज़ इंश्योरेंस फंड में है, यही कंटिजेंसी में। मतलब इनमें से क्या है कि लायबिलिटी घटाने के बाद बचा हुआ धन वो फ्री रिजर्व बन जाता है। ओके। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट कौन कौन से हैं? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ऐसे संचय जिनसे कि हम बांट नहीं सकते हैं डिविडेंड, हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कारण कि ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व है जिससे कि हम डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। इट इज राइट। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो संचय हैं वो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट कहलाते हैं और उनसे हम रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं। आशय कि उनसे हम डिविडेंड का डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, डिविडेंड वितरण नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन डिविजिबल होते हैं। तो नॉन डिविजिबल को हम इसमें भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। ओके, इस प्रकार से जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का ओवरव्यू है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। ये जो मैंने नोट डाउन किया, यदि इससे रिलेटेड आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो कॉमर्स विद बीबी अवस्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उससे आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं उस पर नोट्स डाल दूंगा। ओके, अगले लेक्चर्स में हम आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के आगे स्टेप की तरफ ले जाएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको समझा पाने में समर्थ रहा है या मैं समझा पाने में समर्थ रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करें, आगे हम आप तक पहुँचते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।